हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको ये दे रखा है, इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर अगर इसको a मान लूँ, x माइनस वाई को, इसको b मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, c मान लूँ, z माइनस एक्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a प्लस b प्लस c कैलकुलेट करके देखूंगा, यानी कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और प्लस z माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दिया a b और c की। x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ रहा है, 0 के आ रहा है। तो हम जो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब को जो है 3abc लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू में a b और c। अब a हमने किसको माना था, x माइनस वाई को माना था, यानी कि 3 इंटू में x माइनस वाई हो जाएगा। b हमने किसको माना था, y माइनस जेड इंटू में z माइनस एक्स। c की वैल्यू z माइनस एक्स है ये, तो z माइनस एक्स। तो ये आपने यहाँ पर a b और c की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी ऊपर क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ऊपर हम 3abc लिख सकते हैं। तो 3 इंटू में x माइनस का y, और इसकी वैल्यू हमने 3abc आई, यानी कि ये कैलकुलेट आई, एक कैलकुलेट होकर आई थी। और यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे x माइनस का y इंटू में y माइनस जेड इंटू में z माइनस एक्स। और बटे में हमें क्या दे रखा था, 6 इंटू में x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड इंटू में z माइनस एक्स, ये बटे में दे रखा था। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट इससे कट जाएगी, ये ब्रैकेट इससे कट जाएगी, ये ब्रैकेट इससे कट जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना था, 1/2 आंसर आ जाता, यानी कि 3/6 1/2 आंसर आ जाता। बट इसके पीछे जो है आपके पास यहाँ पर इतनी नॉलेज जो है मैंने इधर जो ये बताई है आपको कैलकुलेट करके, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाते। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए इनका एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो बहुपदों का एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। हम सबसे पहले जो है दोनों का गुणनखंड करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए मैं 8x कॉमन ले सकता हूँ अंदर से, यानी कि ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर बच गया, प्लस का 10x बच गया और प्लस का 25 बच गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये 10 जो दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, ये द्विघात बहुपद बना है। अब यहाँ पर ये 10 जो दे रखा है, इसको यहाँ पर 2 इंटू में 5 लिख सकता हूँ, और 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 8 को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू में x की पावर 1 है, और इंटू में ये ब्रैकेट जो है x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। यानी कि इस वाले बहुपद के गुणनखंड किया तो मेरे पास ये आए। अब इस वाले बहुपद के गुणनखंड करते हैं, यानी कि ब्रैकेट से मैं 4x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए x, यहाँ पर x स्क्वायर बच जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस के अंदर 4x बचेगा, और प्लस के ये माइनस के अंदर 5 बचेगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। अब 4x को मैं ये लिख सकता हूँ 5x माइनस एक्स, यानी कि 5x में से x माइनस करोगे तो 4x बचेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 4 को मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखता हूँ, इंटू में x स्क्वायर है, और ब्रैकेट के अंदर जो है x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस एक्स, ये प्लस का 5x है, और माइनस एक्स माइनस 5। अब ये चीज़ दोबारा से लिखने की ज़रूरी नहीं थी, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इस चीज़ को दोबारा से लिखा, अदरवाइज़ आप यहीं से डायरेक्ट कॉमन ले लेते। तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, और इंटू में ब्रैकेट के अंदर देखिए x दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, और x प्लस का 5 जो है वो ब्रैकेट में बच गया। अब माइनस का चिन्ह यहाँ से कॉमन लिया, यानी कि x बच गया, और यहाँ पर ये प्लस का 5 बचेगा। अब ये ब्रैकेट बंद। अब x प्लस 5 यहाँ पर दोनों जगह आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर x प्लस 5 भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर अब आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5, यहाँ पर बाहर आया तो x प्लस 5 की पावर 1 है, और इंटू में यहाँ पर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर x, और ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर x प्लस 5 तो बाहर चला गया उठकर, तो यहाँ पर 1 बचा, यानी कि x माइनस 1, इसकी पावर भी यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बताइएगा, उभयनिष्ठ बहुपद, हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो इनका एलसीएम अगर कैलकुलेट करें तो 2 की अधिकतम घात कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर तो 2 की घात 2 है और यहाँ पर 3 है,
2 की अधिकतम घात जो है 3, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इनटू में दूसरा बेनिस्ट गुणनखंड देखें, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात लेंगे हम x की घात 2। तीसरा देखिए यहाँ पर x + 5 है, यहाँ पर भी x + 5 है, अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर अधिकतम घात लेंगे यानी कि x + 5 की पावर 2। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या ये आपको x - 1 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, यानी कि यहाँ पर आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट इसको मैं यहाँ पर देखिए x - 1 और इसकी पावर लिखूं 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या या किसी भी पद की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि x - 1 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर x - 1 की पावर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो अधिकतम कितनी है पावर x - 1 की, यानी कि 1 है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, x - 1 दोनों में आ रहा है और अधिकतम घात 1 है। अब इसको सोल्व करके लिखिए, यहाँ पर ये 2 की पावर 3 8 इंटू में x² इंटू में x + 5 का होल स्क्वायर और इंटू में x - 1। अब ये चीज़ समझाने में यहाँ पर इतना समय लगा, बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम समय लगता है, यहाँ पर 2-3 लाइनें अगर एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बताएंगे तो डायरेक्ट करते तो आप काफ़ी समय बचा पाते। इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए tan स्क्वायर अल्फा बराबर 3 + q² है, तो sec अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा इंटू में कोसेक अल्फा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पर क्या करते देखिए, sec अल्फा ये है, sec अल्फा प्लस के अंदर ये tan क्यूब अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin क्यूब अल्फा और बटे में cos क्यूब अल्फा ये लिख सकता हूँ, इंटू में 1/sin अल्फा लिख सकता हूँ कोसेक अल्फा को, ये साइन अल्फा से ये घात 3 कट जाएगी यानी कि घात 2 ऊपर बच जाएगी। अब इसको देखिए सेक अल्फा और प्लस के अंदर ये ऊपर जो है साइन स्क्वायर अल्फा है और बट्टे के अंदर जो है ये कोस स्क्वायर अल्फा है और इनटू में इसको लिख सकता हूँ कोस अल्फा के। अब ऊपर गुणा में 1 भी लगा सकता हूँ, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ये सेक अल्फा तो ये है और प्लस के अंदर ये टेन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये कोस स्क्वायर अल्फा दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, टेन स्क्वायर अल्फा, और ये 1/cos अल्फा ये जो दिखाई पड़ रहा है यानी कि 1/cos अल्फा ये क्या हो जाएगा, सेक अल्फा। अब ये सेक अल्फा हो गया, यहाँ पर सेक अल्फा दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो ये 1 + tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है, यानी कि सेक अल्फा इंटू में सेक स्क्वायर अल्फा था। अब यहाँ पर घात 1 और यहाँ पर घात 2 है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होकर घात 3 हो जाती है, यानी कि सेक क्यूब अल्फा हो जाता। तो हमें सेक क्यूब अल्फा की वैल्यू बतानी थी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दे रखा था कि tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू दे रखा था 3 + का q²। इस tan स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर अल्फा और -1 इक्वल टू क्या होता 3 + का q²। अब यहाँ पर ये -1 इधर आ जाता, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आती, सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आती कितनी 4 + का q²। अब स्क्वायर हटाते यानी कि सेक अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती, इधर आकर वर्गमूल हो जाता है, यानी कि 4 + q² का वर्गमूल हो जाता है, और वर्गमूल को मैं घात 1/2 लिख सकता हूँ, यानी कि पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल ही होता है। और यहाँ पर मैं दोनों पक्षों में अगर क्यूब कर दूँ, यानी कि दोनों पक्षों में क्यूब करूँ तो इधर पावर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि सेक क्यूब अल्फा की वैल्यू देखी जाए तो 4 + का q² और इसकी पावर 3/2 हो जाती। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, k बराबर 42 इंटू में 25 54 इंटू में 135 दे रखा है और ये 3 की पावर a द्वारा विभाज्य है, तो a का अधिकतम मान बताना था। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि उसके फैक्टर करेंगे और उसमें देखेंगे कि 3 कितनी बार आ रहा है। तो यानी कि 42 में 3 कितनी बार आएगा, 14 3 42 होता है, यानी कि 14 इंटू में 3 आएगा और 3 की पावर 1 यानी कि 1 ही बार आएगा। और क्या 25 में 3 आ सकता है, 25 के फैक्टर में, यानी कि 25 के फैक्टर में कोई 3 नहीं आएगा, तो इसको पड़े रहने देते हैं ऐसे ही। और 54 के फैक्टर में क्या 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 27 दूनी 54 होता है, तो 2 इंटू में 27 और 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। और इंटू में यहाँ पर देखिए 135, 27 पंजे 135 होता है, यानी कि 5 इंटू में 27 और 27 को फिर से 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 की पावर 1 यहाँ पर ये रहा और 3 की पावर 3 1 यहाँ पर ये रहा और ये 3 की पावर 3 ये रहा, यानी कि सभी गुणनखंडों के गुणा में जो है 3 की पावर 7 जरूर रहेगा, खाते ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 + 1 यानी कि 6 और 3 की पावर 7, यहाँ पर ये पावर जो दिखाई पड़ रही है 7, यही आपके पास a की वैल्यू है, यानी कि
यही आपके पास ए का अधिकतम मान है। तो ये 3 की पावर ए द्वारा विभाजित दे रखा था, यानी कि ये 3 की पावर 7 द्वारा विभाजित, तो 7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है और यदि छूट के बाद कुल देय राशि 2000 से अधिक है तो 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। यदि एक ग्राहक 500 प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक 500 के 5 उत्पाद खरीदता है, यानी कि ओवरऑल उसने 2500 रुपये का सामान खरीदा, 2500 रुपये का सामान खरीदा। इस पर 5% की ये छूट तो इसको मिलनी ही मिलनी है, यानी कि इसका 95% जो है इसको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये भुगतान हमें देखना है कितना आता है, यानी कि 2 0 से ये 2 0 कट गया, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 हासिल आती 12 और 25 नमा 225 और 12 कितना हो जाता 237, यानी कि ये आता आपके पास। क्या ये अमाउंट 2000 से ज़्यादा है? क्या ये अमाउंट 2000 से ज़्यादा है? बिल्कुल है, 2000 से ज़्यादा है। यानी कि अगर ये अमाउंट 2000 से ज़्यादा है तो 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है, यानी कि इसको 5% की छूट तो पहले मिली ही थी, यानी कि 2500 पर 5% की छूट तो इसको मिली थी। ये इसके ऊपर इसको 10% की छूट और मिलेगी, यानी कि इसका 90% इसको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना था। तो यानी कि 2 0 से ये 2 0 कट जाते और 25 को 95 से गुणा किया तो कितना आया था 23 7 ये 5, ठीक है 2375 आता। और इसको 90 से गुणा करना था और इसको 100 से डिवाइड करना था। 1 0 से 1 0 ये कट जाता, 9 से इसको गुणा करते, 9 पंजे 45 का 5 और 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 और 9 7 63 4 67 का 7 हासिल 6, 9 3 का 27 6 33 का 3 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21 और यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव लग जाता। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 7% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 920 रुपये कम है, तो उधार दी गई राशि क्या होगी ये बताना था। तो उधार दी गई राशि मैं x मान लेता हूँ और 7% की दर से इसको दिया गया था, 11 वर्षों के लिए दिया गया था और बटे 100 ये ब्याज होता। और ये ब्याज जो है ये उधार दी गई राशि x थी, इससे 920 रुपये कम था, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ये 77x आता, ऊपर 77x आता और ये 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देते तो ये 100x माइनस ये 92,000 हो जाता। अब यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करते तो यहाँ पर 23x की वैल्यू कितनी आती, 23x की वैल्यू 92,000 आती और 23 चौके 92 होता है, यानी कि 4000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है तो ये है किस प्रकार का त्रिभुज होगा, यानी कि एंगल्स का रेशियो जो है वो हमें दे रखा और हम जानते हैं कि सभी कोणों का योग जो है यानी कि 6 यूनिट है यहाँ पर और सभी कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यानी कि कितना गुना दे रखा है, 3 गुना है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर 30 गुना है, तो ये 3 का 30 गुना करेंगे हम, 3 का 30 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर 90 डिग्री है और वाई जेड बराबर 15 सेंटीमीटर और एक्स जेड बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कोस वाई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बतानी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ और इसके अंदर आपको ये एक्स कोण जो है वो समकोण दे रखा है, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। वाई जेड आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है और एक्स जेड जो है यहाँ पर वाई जेड जो है वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है और ये एक्स जेड जो है वो आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे तो आप आयताकार प्रमेय से कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज आपको ट्रिपलेट से याद होगा। यानी कि 225 में से अगर इसको 144 को माइनस करते 81 बचता और 81 का वर्गमूल 9। तो यानी कि कोस वाई की वैल्यू बतानी थी और कोस वाई होता है हमारा आधार बटे इस एंगल वाई को लेना है। यहाँ पर देखिए एंगल वाई को लेना, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि यहाँ पर आधार 9 का है और बटे कर्ण 15 का है, तो 9 बटे 15 यानी कि 3 बटे 5 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, दिया गया दंड आलेख 3 अलग अलग देशों P, Q और R द्वारा उल्लिखित वर्षों में चावल के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यानी कि अब ये आपको ग्राफ जो है थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको P और Q और R का औसत कैलकुलेट करके बताना है। यानी कि P का अगर देखें तो ये P जो है ये आपका ब्लू वाला है,
पी जो है ये ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला ग्राफ को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर ये कितना है 30, ये 30 है, ठीक है। क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, फिर भी आपको थोड़ा हल्का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये 30 दे रखा है और इसके अलावा ये 50, 80, ये 20, 100 और ये 40, 140 और ये 10, ये 50, 150 हो जाता, ठीक है। 150 को डिवाइड करते 5 से तो एवरेज आता, बट हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे ही नहीं, यहाँ पर अंश में देख लेंगे किसका ज़्यादा आ रहा है, वही जो है एवरेज आपका अधिकतम होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्यू का है, ये क्यू का है, तो क्यू का ऑरेंज वाला है और ये आपके पास 20 और ये यहाँ पर 40, 60 और ये 30, 90 और 90 और 50 कितना हो जाता है 140 और 140 और ये 170 हो जाता है, यानी कि 170/5 करते। इसी तरह से हम क्या करते हैं आर का कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आर का ये जो है ग्रे वाला दिखाई पड़ रहा है, ये है, ये आपका 40 दे रखा है और ये यहाँ पर 30, 70 और 50 कितना होता है 120 और 120 और 20 140 और 140 और 150, यानी कि 190 हो जाता है, ये सॉरी 190 हो जाता और इसको डिवाइड करते 5 से। अब अंश में यहाँ पर वैल्यू कौन सी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, यानी कि इसके अंदर आपको अंश में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो आर का जो है एवरेज जो है वो ज़्यादा आता, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका करेक्ट आंसर होता, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या बतानी थी, तो परिधि का परिमाप, ये परिधि आपका परिधि का फॉर्मूला जो है वो आपको पता होगा, यानी कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इक्वल टू, ये आपको दे रखा था 220 के, 22 से कटता ये 10 बार और 2 से कटता ये 5 बार, यानी कि 7 पंजे 35, r इक्वल टू 35 सेंटीमीटर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि 10a माइनस 10b माइनस 10c बराबर ये दे रखा हो तो b और c के संदर्भ में जो है a का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर 10x प्लस 10y दे रखा हो, प्लस 10y दे रखा हो और प्लस 10z दे रखा हो, प्लस 10z दे रखा हो इक्वल 10x इंटू में 10y इंटू में 10z, तो यहाँ पर जो है x प्लस यदि ये हो तो x प्लस y प्लस z जो है ये 0 रहा होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू जो है वो 0 रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं y को माइनस b ले लूँ, अगर y को मैं माइनस b ले लूँ, अगर मैं y को माइनस b ले लूँ और z को मैं माइनस c ले लूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा जो है, tan माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, माइनस tan थीटा होती है। तो यहाँ पर जब ऐसे रखेंगे तो ये वाली लाइन आएगी, जब ये वाली लाइन आएगी तो यहाँ पर ये वैल्यू एक्स वाई जेड की अब यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर अगर ये आपके पास a था, ठीक है, ये प्लस का a था और ये माइनस का b, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो आपको पुट करनी है। तो यहाँ पर ये a रखेंगे और ये माइनस का b है और ये माइनस का c है और ये इक्वल 0, तो बताइए a बराबर क्या आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि की। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। यदि 2021 में 1,79,400 मास्क का निर्माण किया जाता है तो X का मान कितना था। देखिए 2018 में X जो है X मास्क निर्माण किए गए, यानी कि ये 2018 में X निर्माण किए गए और इसके अलावा 2019 में 30% की वृद्धि यानी कि 130/100 और 2020 में 15% की वृद्धि यानी कि 115/100 और 2021 में जो है 40% की गिरावट यानी कि 60/100 और ये जो है 2021 में मास्क निर्माण की संख्या जो थी वो 1,79,400 थी, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से सोल्व करते तो यानी कि ये 2 0 से तो ये 2 0 कट जाने थे। इसके अलावा इसको 13 से काटते यानी कि 13 से इसको काटते तो ये कितनी बार कटता। अगर इसको 13 से काटते तो इसमें 13 एकम 13 एक बार भाग जाता, 13 3 39, 10 शेषफल और 13 8 104 यानी कि एक ये आपके पास 13,800 बार इसके अंदर भाग जाता। और इसके अलावा इसको काटते हैं यहाँ पर
25 से काट दीजिए, यानी कि ये यहाँ पर 5 से काट दीजिए। आपके पास यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तिरका 15, 23 बार कटता। और यहाँ पर ये 5 से काटते तो ये आपके पास यहाँ पर 5 से काटते 20 बार कटता। और 138 का 2 गुना यहाँ पर हो जाता 260 और 276 हो जाता 276 और आगे एक 0 लगा देते, यानी कि आ जाता। और 23 से कटता कितनी बार, 23 से कम 23 और 23 से कम 23, 23 दूनी 46 और 120 बार कट जाता है ये 23 से। अब यहाँ पर ये 4 0 जो है ये आपके पास, ये यहाँ पर 6 भी बचा था, इसको ध्यान में रखना, ये 6 भी बचा था। तो 6 से ये कटता कितनी बार, 2 बार कटता, यानी कि 20 आ जाता। और यहाँ पर जो है ये आपके पास कितने आता है, ये 2 0 जो है, ये 4 0 जो है 20 के आगे लगा दीजिए, यानी कि 20 के आगे अगर 4 0 लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, यदि एक अर्धगोले का व्यास आपको 35 सेंटीमीटर दे रखा है तो अर्धगोले का आयतन क्या है ये बताना था। तो अर्धगोले का आयतन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पर इसका व्यास दे रखा था हमें, तो यानी कि 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू यानी कि 35/2 इंटू में 35/2 इंटू में 35/2, क्योंकि क्यूब था। यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार। और यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा ये 5 बार। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। 5 से इसको गुणा करते कितना आता, 5 से इसको गुणा करते 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 आता। और 5 पंजे 25 का 5 हासिल आती 2 और 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और 2 12 हासिल आती 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और हासिल आती 1, 5 1 6 और इंटू में आता 11 और बटे में 6 आता। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर 11 से गुणा करते 11 पंजे 55 हासिल आती 5, 11 दूनी 22, 5 27 और ये 3 आता। और ये यहाँ पर 6 और 1 ये 7 और ये 6 इतना आता और बटे में 6। 6 से इसको डिवाइड करते 6 एकम 6, 6 एकम 6। जैसे ही 11 आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। कंप्लीटली डिवाइड करना ही नहीं था, यानी कि 2-3 अक्षर जैसे ही मैच हुए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको ये दे रखी है, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था। तो यानी कि ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू में a होता है, यही तो होता है हाइट का फॉर्मूला। और ये आपको दे रखी थी 9√3 दे रखी थी, यानी कि यहाँ से जो है ये √3 से √3 कट जाता, a बराबर 18 आ जाता। जैसे ही a बराबर 18 आ जाता, एरिया आप कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि √3/4 इंटू में a स्क्वायर होता है, यानी कि √3/4 इंटू में 18 इंटू में 18 आता, यानी कि 4 से ये कट जाता 2 बार, यानी कि 9 और 2 से ये 2 बार कट जाता 9, 9 में 81√3 आ जाता, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, दी गई तालिका वर्षों के लिए सेट, दिए गए सेट में प्रतिदिन एक छोटे गांव के किलोग्राम के रूप में अनाज की खपत को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दिए गए वर्षों के सेट के लिए उच्चतम खपत इतने वर्षों में प्रतिदिन सभी अनाज की खपत गेहूं का लगभग कितना प्रतिशत है ये बताना था। तो यहाँ पर गेहूं के सेक्शन में देखते हैं, यानी कि सबसे अधिकतम उच्चतम खपत यहाँ पर है ये 54, यानी कि ये 54 जो है इन सभी अनाज का कितना प्रतिशत है, यानी कि इन सभी अनाज की खपत का कितना प्रतिशत है। तो इसको ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 147 और ये 63 कितना हो जाता, ये 210 हो जाता। और 210 और 24 ये 234, 234 और ये 50 ये आपके पास 284, 288 आता, यानी कि 288 का ये कितना प्रतिशत है, सॉरी यहाँ पर ये 288 आता, 288 का ये कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर ये आपके पास 2 से कटता है, यानी कि 27 दूनी 54 और 2 से ये कटता 2 एकम 2, 2 2 ये 4 दूनी 8, यानी कि 144 आता है। ये 2 से काट दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 से कटता, यानी कि ये यहाँ पर 36 आता और ये यहाँ पर 4 से कटता ये 25 आता। इसके अलावा यहाँ पर ये 9 चौके 36, 9 से कटता 9 चौके 36, ये 9 त्रिका 27, यानी कि 25 3 75 और बटे 4 और 4 का जैसे इसके अंदर भाग करते हैं, यानी कि 4 एकम 4 और शेषफल बचा 3 उतारेंगे 5 और 8 चौके 32, जैसे ही 8 आया यानी कि ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। 18.75% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है तो वाहन P 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। इसके विपरीत यदि वाहन P वाहन Q को
40 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। वाहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से रेस यहाँ तक स्टार्ट, यहाँ से रेस स्टार्ट होती है और यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। पी यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी दे रखी है? वो 1500 मीटर की रेस दे रखी है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो कितने मीटर है? 1500 मीटर है, 1500 मीटर है। और 200 मीटर की बढ़त जो है इसने क्यू को दी। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए क्यू है और क्यू को 200 मीटर की बढ़त दी तो क्यू ने कितनी रेस दौड़ी? यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसने 1300 मीटर की रेस कंप्लीट की और पी तो यहाँ पर 1500 मीटर की रेस कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो है इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यानी कि क्यू की स्पीड की बात करूँ तो 1300, अगर यहाँ पर ये टी समय लेता है, टी अगर टी समय लेता है तो ये 1500 मीटर दौड़ता है। यानी कि ये इसकी स्पीड हो जाएगी। और इसकी स्पीड की बात करूँ तो ये 1300 मीटर जो है वो टी प्लस 8 सेकेंड में दौड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पी जो है वो 8 सेकेंड में जीत जाता है। तो यानी कि क्यू जो है वो 8 सेकेंड ज़्यादा लेता है पी की कंपेरिजन में। यानी कि अगर पी 30 में लेता है तो ये 8 सेकेंड अधिक लेता है। तो यानी कि इसकी स्पीड ये हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड केस में आपको यहाँ पर दे रखा है कि बिंदु यहाँ पर, यहाँ से देखिए यहाँ से पी दौड़ना शुरू करता है और यहाँ तक जो है ये रेस है, ठीक है। ये 1500 मीटर की रेस, यह भी 1500 मीटर की रेस है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 1500 मीटर है, 1500 मीटर है। और इसने क्यू को इस बार जो है 400 मीटर की बढ़त दी। कितने मीटर की दी? 400 मीटर की। तो यानी कि क्यू जो है वो कितनी डिस्टेंस दौड़ेगा? क्यू जो है वो 1100 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। क्यू जो है वो 1100 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी क्यू की? अगर यहाँ पर पी टी समय लेता है पूरी रेस को कंप्लीट करने में, 1500 मीटर की रेस कंप्लीट करने में, तो क्यू जो है यहाँ पर रेस जो है बराबरी पर समाप्त होती है। क्वेश्चन में ये दिया गया था। यानी कि ये भी 1100 मीटर की रेस कंप्लीट करने में टी समय लेगा। यानी कि क्यू की स्पीड यहाँ से देखी जाए तो 1100/t है और यहाँ से देखी जाए तो कितनी है? 1300/t प्लस 8। यानी कि स्पीड तो दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ से जो है कंपेयर करा लेंगे। यानी कि 1300/t प्लस 8 जो है ये बराबर होगा 1100/t के। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। यानी कि ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गए। यानी कि 13t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11t और प्लस का 88 आ जाएगा। यानी कि 2t की वैल्यू जो है यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। यानी कि t इक्वल कितना आ जाएगा? 44। और यही आपका आंसर होता। अब देखिए यहाँ पर अगर इनको बराबर करते तो भी आप क्या t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो जाता और t की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलती। यानी कि q की वैल्यू जो है ये आपको बराबर करते तो यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए, x के 2 मानों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर ये x से तो ये x कट जाता क्योंकि ये डिवाइड में है और पावर यहाँ पर 2 थी, 3x बच गया। अब ये 3x से डिवाइड करते इसको x क्यूब को, तो यानी कि ये x यहाँ से ये कट जाता, यहाँ पर घात 2 बच जाती। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये इतना स्टेप कितना आया? x²/3, x²/3 आया। और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 5 3 15, 16/3 हो जाएगा, 16/3। और ये माइनस का चिन्ह, यानी कि 3 एलसीएम आता और ये बाहर 3 था, यानी कि ये 3 से 3 ये कट जाता, 16 माइनस x² बचा है, ठीक है। और यहाँ पर ये 5x/10 है, यानी कि 5 से कटता 2 बार, x/2 आ गया। और जैसे ये x/2 आ गया यानी कि ये इसके बट्टे में है, यानी कि ये यहाँ से इतना पार्ट जो है ये कितना आया? x/2 आया। अब ये इसके डिवाइड में है तो यानी कि ये x से ये पावर 2 कट जाएगी, यानी कि यहाँ से x बचा और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी कि यहाँ से ये कितना आता? यहाँ से आता 2x और ये बाहर क्या है? 4 है। यानी कि ये वाली ब्रैकेट जो है पूरी कितनी आई है? यानी कि 8x आई है, 8x। और बाहर कितना है? 7x है। तो 7x और 8x कितना हो गया? 15x। और ये माइनस के अंदर, ये अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 16 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा x² और ये बराबर 0 के दे रखा था। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो एक द्विघात समीकरण बन चुकी है और इसको लिख सकते हैं हम x² प्लस का 15x माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये 15x जो था, ये 15x जो था इसको क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर ये 15x था माइनस 16 और इक्वल टू 0। 15x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 16x माइनस का x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या करते? 16x, एक सेकंड में इसको पूरा ही लिख देता हूँ, यानी कि ये x² ये प्लस का 16x होता और ये माइनस का x।
और ये माइनस का 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आता, कॉमन आता, यानी कि x कॉमन आता तो x प्लस का 16 बच जाता, और ये माइनस का चिन्ह कॉमन लेते तो x प्लस का 16 बच जाता इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से क्या आता, x माइनस का x प्लस का 16 जो है दोनों जगह से कॉमन आ जाता, और यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और ये माइनस का यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वल 0 आ रहा है, यानी कि या तो इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा या फिर इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो आएगी माइनस का 16 और एक आएगी x की वैल्यू 1। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना था, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक तो -16 करते, -16 करते -1 तो माइनस का 17 आता, माइनस का 17 आपका ऑप्शन में है नहीं। तो दूसरा आप ऐसे भी तो कर सकते थे, 1 माइनस करते माइनस का 16, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 1 प्लस का 16 और 1 प्लस का 16 कितना होता, 17। यही आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका एक वर्ष में 5 राज्यों में शिक्षा के लिए बजट आवंटन को दर्शाती है। राज्य के में शिक्षित के लिए शिक्षा के लिए बजट आवंटन, राज्य एल में शिक्षा के लिए बजट आवंटन का कितना प्रतिशत है ये बताना था। तो यहाँ पर जो है आपको के का देखना है और ये एल का देखना है। 175 जो है ये 350 का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करके बताना था। तो यानी कि यहाँ पर ये आप कट करते इसको, यहाँ पर ये 25 से हो जाता है, यानी कि 25 7 175 और 25 से कम 25 और 25 4 100, तो ये 14 7 ये दो बार कट जाता है, यानी कि 1/2 ये 50% आता। नेक्स्ट देखिए, ₹80 प्रति किलो, सॉरी यहाँ पर ₹80 प्रति किलो और ₹50 प्रति किलो की गेहूं को 1:2 अनुपात के अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 75 किलो है तो तीसरी किस्म की गेहूं का प्रति किलो मूल्य क्या होगा ये बताना था। यानी कि ये 80 को 1 अनुपात में मिलाया गया था, ठीक है, तो 80 × 1 यानी कि 80 होगा। 50 को जो है यहाँ पर 2 अनुपात में मिलाया गया था, तो 50 × 2 करते। इसके अलावा तीसरी किस्म का जो है हमें ये पता नहीं है, तो इसको x मान लीजिए, इसका मूल्य जो है वो x मान लीजिए। तो यहाँ पर इसका मूल्य अगर x मानेंगे तो 3x हो जाएगा, और इक्वल इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 यूनिट। जब इन सभी का टोटल 6 यूनिट है और इसका ओवरऑल मिश्रण का मूल्य जो है वो 75 है, तो 75 × 6 ओवरऑल हो जाता, तो ये बराबर होता है, यानी कि ये 50 और ये 80 180 होता है, यानी कि 3x की वैल्यू आ जाती 5 × 30 और हासिल 3 7 × 42 3 45, यानी कि 450 में से माइनस करते 180, x की 3x की वैल्यू कितनी आती, ये यहाँ पर 0 बचता और ये यहाँ पर 7 बचता और ये यहाँ पर 3 में से 1 जाता, 270 बचता, 9 3 27, x इक्वल टू 90 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, स्टील का उपयोग एक गोलार्ध कटोरा बनाने के लिए किया जाता है जो 0.37 सेंटीमीटर मोटा होता है। कटोरे की भीतरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करके बताना था। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए एक आपके पास कटोरा है, ठीक है। अब इस कटोरे के अंदर जो है ये भीतरी त्रिज्या जो है, यानी कि ये वर्ताकार होता है कटोरा और ये इसका किनारा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने मोटा बना दिया कटोरा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि ये भीतरी त्रिज्या जो है ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और ये इसकी मोटाई जो है वो आपको 3.7 सेंटीमीटर दे रखी है, 3.7 सेंटीमीटर, सॉरी 0.37 दे रखी है, 0.37 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट बाहरी किनारे तक की त्रिज्या की, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 6 प्लस का 0.37 ऐड करते हैं तो 6.37 सेंटीमीटर ओवरऑल से ये आपके पास रेडियस हो जाती। आपको एरिया कैलकुलेट करना है ये वाला, यानी कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला होता है, यानी कि यहाँ पर ये वाला अगर कैलकुलेट करते हैं तो पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², यानी कि 2πr² कैलकुलेट करते, क्योंकि अर्धगोलाकार है ये, तो यहाँ पर ये गोलार्ध है कटोरा, तो इसका यानी कि 2πr कैलकुलेट करते, 2πr² कैलकुलेट करते। तो यानी कि यहाँ पर जो है 2 × में पाई की वैल्यू 22/7 × में यह आ जाता आपके पास 6.37 सेंटीमीटर और इंटू में 6.37, तो यानी कि 7 से कटता 9 7 63 और यहाँ पर 7 एकम 7, यानी कि 9 या 0.91 आता, 0.91 आता। यूनिट डिजिट से देखते हम बाद में आप क्या करते, यहाँ पर 4 डिजिट आगे पॉइंट को खिसका देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये 2 अंक बाद में पॉइंट और यहाँ पर ये 2 अंक बाद में पॉइंट। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो ये कितना आता, 7 एकम 7
7 एकम 7 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते ये यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 आता और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते 14 यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आता और 4 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते यूनिट डिजिट कितना आता 8 और 8 आपको यहाँ पर दे रखा है और 4 अंक बाद में पॉइंट था यानी कि यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन इस 4 में दिखाई पड़ रहा है तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाता। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो यहाँ पर 55% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, पहले 100 था तो यानी कि उसका लाभ जो है 55% था तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस 155 रहा होगा, तभी तो 55 का प्रॉफिट होता 55% का। इसके बाद इसके क्रय मूल्य में जो है 24% की वृद्धि की जाती है यानी कि 24% की अगर वृद्धि की जाती है तो ये कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। जबकि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना रहता है, वही रहता है यानी कि सेलिंग प्राइस वही रहता है यानी कि ये 155 ही रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि यहाँ पर ये 7 और 20 27 का यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 31 का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि प्लस 31 का प्रॉफिट हो रहा है। 31 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 124 पर गुणा कर देते हैं 100 से यानी कि आपके पास 4 बार कटता और ये 25% आ जाता। नेक्स्ट देखिए इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना था तो यहाँ पर क्या करते इसको देखिए 5 को आप लिख सकते थे 4 प्लस का 1 यानी कि 4 प्लस 1 लिख सकते थे और 4 को क्या लिख सकते थे 2 का स्क्वायर लिख सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर ये 4x जो है इसको 2 इंटू में 2x लिख सकते थे 2 इंटू में 2x तो यही हम यहाँ पर करते इसको ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x और ये प्लस का 4 ये 4 को हमने लिखा था 2 स्क्वायर यानी कि यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो जाता। ये वाली एक पूरी ब्रैकेट क्या बन जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जो बचा है यहाँ पर क्या बचा है वाई स्क्वायर बचा है और प्लस का 2y बचा है यानी कि 2y को हम क्या लिख सकते थे 2y को हम लिख सकते थे 2 इंटू में 1 इंटू में y लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। और यहाँ पर ये 1 जो है इसको क्या लिख सकते थे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि ये प्लस का 1 स्क्वायर यहाँ पर आ जाता। अब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये बराबर 0 के दे रखा था और यहाँ पर देखा जाए तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये प्लस के अंदर इसको क्या लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जब 0 आ रही है ओवरऑल यानी कि इसको अलग अलग से 0 होना पड़ेगा यानी कि इस वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा और इस वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा तभी तो 0 प्लस 0 यानी कि 0 आएगा। तो यानी कि x प्लस 2 अगर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 2 आती और अगर y प्लस का 1 0 है तो y की वैल्यू कितनी आती है y की वैल्यू -1 आती। यही वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो ऊपर माइनस का 2 होता माइनस का 1 होता बट्टे में माइनस का 1 होता ये सॉरी माइनस का 2 होता माइनस का 2 होता और ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस का 1 हो जाता इक्वल टू आता माइनस का 3 और बट्टे में क्या आता माइनस का 1 और माइनस से माइनस कट जाता 3 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए नीचे दी गई तालिका 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन की गई खिलौनों की संख्या को दर्शाती है। तो F2 द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या F4 द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो F2 का F4 के साथ रेशियो कैलकुलेट करना था यानी कि 450 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करके बताना था। तो ये 15 3 45 यानी कि 300% आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें 25 पुरुष और 45 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 15 पुरुष और 60 महिलाएं इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 59 पुरुष और 67 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 25 पुरुष हैं यानी कि मेल और प्लस 45 फीमेल एक कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर लेती है यानी कि इंटू में 15 आ जाता। और अगला आपको दे रखा है उसी कार्य को 15 पुरुष 15 मेल प्लस 60 फीमेल 20 दिन में कंप्लीट कर लेती है इंटू में 20 आ जाता। ये टोटल वर्क होता और आपस में बराबर होता यानी कि यहाँ से ये 5 से कट जाता 5 3 15 500 के 20 तो ये 25 3 75 25 3 75 आता 25 3 75 एम आता और ये प्लस का 45 का 3 गुना यानी कि 5 3 15 हासिल आती 1 4 3 12 1 13 135 फीमेल आती और इक्वल आ जाता ये 15 चौका 60 मेल प्लस 6 चौके 24 240 फीमेल। तो यहाँ से अगर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं यानी कि ये आपके पास इधर 15 मेल बचता और इसको इधर लाकर माइनस करते यानी कि 5 और यहाँ पर ये 65 यहाँ पर बच जाता
65 यहाँ पर बच जाता और 40 ऊपर, यानी कि 105 इधर बच जाता, 105 फीमेल बच जाती और 15 7 105, यानी कि 7 बार कटता ये, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो कितना आ जाता, 7:1 आ जाता। तो आप क्या करते, टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते थे। तो अगर यहाँ से टोटल वर्क कैलकुलेट करते तो ये कितना हो जाता, 25 मेल थे और एक मेल की एफिशिएंसी 7 आई है, यानी कि गुणा 7 प्लस 45 ये फीमेल थी और एक फीमेल की एफिशिएंसी 1, और इसको गुणा कर देते पूरे को 15 से, यानी कि आपके पास टोटल वर्क होता। तो ये 25 7 100, ये 25 7 175 और प्लस का 45 करते तो यानी कि ये आपके पास 180 220 आता, 220 इंटू में 15 आता। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। यहाँ पर क्या करते आप, टोटल ये वर्क, टोटल वर्क जो है अब आपके पास 220 का है और 220, एक सेकंड, ये 220 का है, 220 इंटू में 15 करते और डिवाइड करते इसको, यहाँ पर 69 मेल 69 पुरुष, यानी कि एक मेल की एफिशिएंसी 7 है तो 69 इंटू में 7 करते और प्लस के अंदर एक फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, यानी कि 67 फीमेल, एक है फीमेल की एफिशिएंसी 1, तो 67 इंटू में 1 करते। इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि बट्टे वाले को करते तो ये 9 7 63 का 3 आता और हासिल आती है आपके पास 6, 7 6 42, 6 48, यानी कि 483 आता। 483 में 67 ऐड कर देते तो ये कितना आता, ये 490 और ये 550 आता। तो ये आपका 220 इंटू में 15 और बटे में 550। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 0 से 0 कटेगा, 11 से 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 से ये 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 6 और 54 का मध्यानुपाती कितना 15 से कितना अधिक है ये बताना था। यानी कि मध्यानुपाती अगर कैलकुलेट करते हैं तो √AB फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर ये A है और ये B है तो √AB करते हैं, यानी कि 6 इंटू में 54 करते और 6 इंटू में 54 करते, यानी कि इसका गुणा करते तो 6 चौके 24 का 4 हासिल आती 3, 5 के 30 3 33, ये 6 चौके 24 हासिल 2 आती तो यानी कि 324 आता और 324 का वर्गमूल 18 होता है। अब ये 18 जो है ये 15 से कितना ज़्यादा है, 15 से कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।